नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं पूरे सप्ताह की सारी सियासी हलचलों की ओर। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत सियासत के साथ हुई। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश कमेटी घोषित हो गई। जीतू पटवारी की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। लेकिन इसके बावजूद पटवारी सभी को संतुष्ट नहीं कर सके। कमेटी घोषित होते ही किसी ने इस्तीफा दे दिया तो कोई पद मिलने के बाद भी तंज कसने लगा। देखिए रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश कमेटी घोषित हो। जीतू पटवारी की 177 सदस्यीय कार्यकारिणी में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। इसके बावजूद पटवारी सभी को संतुष्ट नहीं कर सके। कमेटी घोषित होते ही किसी ने इस्तीफा दे दिया तो कोई पद मिलने के बाद भी तंज कसने लगा। मसलन इंदौर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद टंडन को विशेष सदस्य बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा कर दी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी अपने समर्थकों को कमेटी में जगह न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उन्होंने टीम पर सवाल उठाए। लक्ष्मण सिंह ने लिखा, 177 सदस्यीय पीसीसी टीम का गठन करने पर बधाई। अगर ये सभी केवल अपनी विधानसभा जितवा दे तो सरकार बन जाएगी, पर क्या ऐसा होगा? अभी तक यह अद्भुत प्रयोग सफल नहीं हुआ है। लेकिन इनमें सबसे विद्रोह भरे बोल पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के रहे। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, उनके कहने पर कार्यकारिणी बनी है। अजय सिंह ने कहा कि वो जल्द ही ऐसे नामों का खुलासा करेंगे। इसके साथ ही वो विंध्य की उपेक्षा से भी आहत दिखे। कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है। इतने महीने बाद यदि इस तरह से भी ख्याल नहीं रखा गया तो दुर्भाग्य है। हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, ये कोई उदाहरण के लिए 2-3 नाम कहीं हो जाए 8-9 जिले में तो बड़ी बात है। क्या इसी से मजबूती होगी कांग्रेस की? सोच समझ के सब होना चाहिए था। कह चुका हूँ, खुलेआम कह चुका हूँ, आगे चल के नाम भी बता दूंगा किन नेताओं के चक्कर हैं। अब जब कांग्रेस में ही ये चल रहा हो तो भाजपा कहाँ चुप बैठे? सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इसे कांग्रेस की कलह बताते हुए तंज कसा। ये कांग्रेस के फुट फजीते हैं। हमने तो पहले ही कहा कि संगठन चलाना जरा वो सीखे समझे, नए खून को मौका दे, नए तरीके से समझे। मैंने तो ऐसी कार्यकारिणी नहीं देखी कि 17 तो उपाध्यक्ष और 50 उसमें महासचिव हो जाए। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं, कांग्रेस इसी बात के कारण से तो लगातार अपने पतन की तरफ जा रही है। समय के साथ चलना ही नहीं चाहते तो कोई किसे उनको चला सकता। राजनीतिक दल है, मैं विपक्षी को भी अपनी ताकत के साथ देखना चाहता हूं, तो उम्मीद करूंगा कि वो इस कार्यकारिणी को भंग करे और ढंग के लोगों को भर्ती करे। उनको बधाई और शुभकामनाएं हैं जो उनके पदाधिकारी बने हैं। कमलनाथ जी का क्या हुआ है, उनके बेटे नकुलनाथ जी का क्या हुआ है। छिंदवाड़ा की जनता ने तो उन्हें नकार ही दिया था, अब तो कांग्रेस ने भी नकार दिया। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। और केवल यहाँ नहीं, जब राहुल गांधी को जनता ने नकार दिया, वो घूम रहे थे पता नहीं कलंगी लेकर के, और जो हरियाणा ने जलेबी बनाई तो उसके बाद वो उलझते ही चले गए। यही हाल मध्य प्रदेश का है। कांग्रेस भाजपा के तंज को बेबुनियाद बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी में कहीं भी विरोध के सुर नहीं है। कुछ लोगों की अपेक्षाएं हैं, वो पार्टी के अंदर अपनी बात रख रहे हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं को कांग्रेस के अंदर ताक झाक करने की जगह अपना घर देखना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो घोषणा हुई है उसमें कहीं ऐसा कोई बात सुनने नहीं आ रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों के नाम छूट गए हों, अभी हमारी सचिवों की लिस्ट और आने वाली है, तो ऐसा कहीं विरोध के स्वर में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में या प्रदेश अध्यक्ष जी के संज्ञान में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। 1-2 लोगों ने जरूर बोला है कि हमारा नाम छूट गया है, तो भविष्य में उनका ध्यान रखा जाएगा। सर फुटबॉल बीजेपी में चल रही है, उन्हें बुधनी क्षेत्र में जाके देखना चाहिए कि किस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग
विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए प्रदेश पे, तो वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूची पे ध्यान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी का ख्याल रखें, वही मैं कह रहा हूँ कि उनको जो दायित्व मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है उसका दायित्व का ख्याल रखें। जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के 10 महीने बाद उनकी टीम गठित हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 20 साल से वो सत्ता से बाहर है। 1 साल के अंदर वह लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों में पार्टी की करारी हार हुई। हार की समीक्षा में पाया गया कि बड़े नेताओं की गुटबाजी की वजह से पार्टी की हार हुई। इसके बाद कांग्रेस संगठन के सर्जरी की बात कही गई थी। कहा यह गया था कि कांग्रेस छत्रपों की छाया से मुक्त होगी। जीतू पटवारी कमेटी में कुछ हद तक ये दिख भी रहा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब ये हाल अभी से है तो आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मंगलवार को देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई। मोदी सरकार ने लौह पुरुष की जयंती को जयंती पखवाड़े के तौर पर मनाई और विविध आयोजन भी किए, लेकिन इसके साथ ही सरदार को लेकर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी के तमाम नेता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र निर्माता बताया और इसके साथ ही कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। मोदी सरकार लौह पुरुष की जयंती को जयंती पखवाड़े के तौर पर मना रही है और विविध आयोजन हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सरदार को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी के तमाम नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र निर्माता बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कई भाजपा नेताओं का यहाँ तक कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार का महिमा मंडन किया है, इसीलिए सरदार पटेल जैसे महापुरुषों का राष्ट्र निर्माण में योगदान नकार दिया गया। बीजेपी नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। कितना सुखद संयोग है, इस देश के स्वास्थ्य का ध्यान आजादी के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी रखा था। अंग्रेजों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने पहले एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया था, अर्थात संकेत दिया था कि सारी रियासतें अलग आकर के इस देश में गृहयुद्ध हो जाए। उस गृहयुद्ध को बचाते हुए सारी रियासतों को अपने युक्ति बुद्धि से 2 साल से भी कम समय में मिलाकर के इस देश को जो वर्तमान स्वरूप दिया है, ऐसे कई पक्ष उनके हैं। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ हम यशस्वी प्रधानमंत्री को भी स्मरण करें, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस उदात्त और विराट व्यक्तित्व को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए ये रन फॉर यूनिटी का काम दिया है। देश की एकता और अखंडता को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगर इस भारत के अंदर एक सूत्र में बांधा, तो आजादी के बाद मन के अंदर जो टीस थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 ये भारत पर एक बड़ा प्रश्न था, लेकिन उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से देश ने जाना, आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटा करके संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किसी ने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अभिनंदन और उनका साधुवाद करता हूं कि आजादी के बाद कहीं ना कहीं इस देश के इतिहास को बदलने का काम हुआ था। केवल एक परिवार को इस देश की आजादी का योगदान के लिए श्रेय मिले, इसका एक बड़ा षड्यंत्र किया गया था। परंतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से इस देश के मुखिया बने, उन्होंने उन हर एक क्रांतिकारी और उन नेताओं को सही रूप में इतिहास में दर्ज किया, जिन्होंने इस देश की आजादी और इस देश की आजादी के बाद इस देश की आजादी को चिरस्थायी रखने का काम किया। भाजपा नेताओं के इन बयानों पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस विचारधारा पर चल रही है, सरदार पटेल ने आजीवन उसका विरोध किया। वो धार्मिक कट्टरता और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ है। भाजपा किस आधार पर उनकी विरासत का दावा करती है? भाजपा सभी महान पुरुषों पे अपना अधिकार या कब्जा नहीं समझे। जितना सम्मान भाजपा सिर्फ दिखावे के लिए करती है, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम इन महान पुरुषों का करते हैं। और इसलिए भाजपा इन चीजों का प्रचार प्रसार ना करके वास्तविकता में इनका सम्मान है तो वो अपनी जयंती उनके वो बनाए। बाकी काहे के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाने के क्या विषय? हर चीज पे कांग्रेस पे आरोप लगाने की जगह 21 साल से सत्ता में है, वो अपनी कार्यशैली देखे, अपने गिरेबान में झांके। परिवारवाद और नेहरू गांधी परिवार का राजनीतिक एकाधिकार हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का बड़ा मुद्दा रहा है।
भाजपा इसे आंतरिक लोकतंत्र की विहीनता से जोड़कर कांग्रेस को घेरती रही है। लौह पुरुष सरदार पटेल के बहाने एक बार फिर भाजपा ने कांग्रेस को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। देखना ये है कि वो इसमें कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो इस हफ्ते कांग्रेस की कमेटी को लेकर सियासत लगातार जारी रही। लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमेटी नहीं बन सकी। विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद कमलनाथ हटे, जीतू पटवारी PCC चीफ बने, लेकिन कांग्रेस वहीं की वहीं रह गई और 10 महीने तक कमेटी नहीं बन सकी। वजह रही भोपाल से दिल्ली तक मठाधीशों की खींचतान, और अब कमेटी बनने के बाद भी सियासत फिर से जारी है। देखिए रिपोर्ट। लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमेटी नहीं बन सकी। विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद कमलनाथ हटे, जीतू पटवारी PCC चीफ बने, लेकिन कांग्रेस वहीं की वहीं रह गई। कमलनाथ की अगुवाई में हुए चुनाव में हार मिली, लेकिन जीतू पटवारी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साफ हो गई। कांग्रेस का खाता नहीं खुला। हार की समीक्षा हुई। दिल्ली से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई। हार की वजह खोजी गई। निष्कर्ष निकला कि कांग्रेस नेताओं की कलह से ये नतीजे आए हैं, क्योंकि कांग्रेस में जितने सिर उतने सरदार। हर इलाके का एक सरदार जिसे दूसरे की सरदारी पसंद ही नहीं, चाहे वो कमलनाथ हो या जीतू पटवारी। तय हुआ कि न कोई सरदार रहेगा, न कोई लंबरदार, सबको दिल्ली की छतरी में रहना होगा। तय हुआ मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी दिल्ली से बनेगी, जिसमें शत्रुओं का छाता उठाने वाले नहीं, पार्टी के प्रति निष्ठावान और जनमानस में जगह रखने वाले लोग होंगे। लेकिन 10 महीने तक कमेटी नहीं बन सकी। वजह रही भोपाल से दिल्ली तक मठाधीशों की खींचतान। 10 महीने चली लंबी खींचतान के बाद टीम जीतू पटवारी बनी। 2 किश्तों में इसका ऐलान हुआ। पहली किस्त में 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। दूसरे लिस्ट में 84 सचिव और 36 संयुक्त सचिव भी बनाए गए। इसके साथ ही राजनीतिक मामलों की समिति, अनुशासन समिति, परिसीमन समिति का भी गठन हुआ। लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा था। जिन्हें पदाधिकारी बनाया गया वही कमेटी पर सवाल उठाने लगे। हमेशा पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करने वाले लक्ष्मण सिंह ने अपने अंदाज में तंज कसा, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कह दिया कि कमेटी उन्होंने बनाया जिन्होंने पार्टी को मटियामेट किया। ऐसे में कांग्रेस कैसे बचेगी, भगवान ही मालिक है। कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। यही नहीं, पदाधिकारी बनाए गए कई नेताओं ने पद लेने से ही इंकार कर दिया। पहली सूची के बाद इंदौर के प्रमोद टंडन ने तत्काल पद लेने से इंकार किया। दूसरी सूची के बाद भोपाल के मोनू सक्सेना, इंदौर के अमन बजाज और मुरैना के राम लखन दंडोतिया ने कहा कि उन्हें इस कमेटी में नहीं रहना। एक दूसरी लिस्ट आई थी जिसमें मुझे सहायक सेक्रेटरी बनाया गया है। सहायक सेक्रेटरी मुझे क्यों बनाया, मेरे से ना तो किसी ने बात की, ना मेरे को पहले बताया होता तो मैं पहले ही अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। जीतू पटवारी जी को शायद नहीं मालूम होगा कि 2022 में माननीय कमलनाथ जी की AICC की लिस्ट में 78वें नंबर पे मेरा नाम अंकित है और मैं जनरल सेक्रेटरी AICC ने बनाया। इस समय मेरे को सहायक सेक्रेटरी बनाकर मेरे सम्मान को इन्होंने ठेस पहुंचाई है। तय है कि जब कांग्रेस में ऐसी कलह मचेगी तो भाजपा तंज कसने का मौका कहां चुकेगी। बीजेपी के सीधे निशाने पर PCC चीफ जीतू पटवारी आ गए। अब मैं समझता हूं कि जीतू पटवारी जी इंदौर के हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो मुझे लगा कि अच्छा हुआ है कि इंदौर का नेता उभर रहा है, पर जो गंभीरता चाहिए, जो गहराई चाहिए, उसके अभाव से कांग्रेस को संभाल नहीं, छिछोरेपन से कोई भी संगठन नहीं चलता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है, वो सत्ता में रहे या विपक्ष में, सामने वाले दल से ज्यादा वो आपस में ही ज्यादा लड़ती है। इसी कलह के चलते वो 2 दशक से राजनीतिक बनवास पर है। बीच में सरकार बनी लेकिन 1.5 साल में चली गई। वो चुनाव पर चुनाव हार रही है, लेकिन कलह कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। पता नहीं कांग्रेस में कलह का ये दौर कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश 69 साल का हो चुका है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ और अब वो 69वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने धूमधाम से प्रदेश की वर्षगांठ मनाई।
इस बीच प्रदेश के विकास को लेकर बहस भी शुरू हो गई कि आखिर मध्य प्रदेश किसके राज के साथ आगे बढ़ा है। देखिए रिपोर्ट। सबका साथी सबका ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश 69 साल का हो चुका है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ और अब वो 69वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार धूमधाम से प्रदेश की वर्षगांठ मना रही है। इस बीच प्रदेश के विकास को लेकर बहस भी शुरू हो चुकी है कि आखिर मध्य प्रदेश किसके राज में आगे बढ़ा और तमाम प्राकृतिक संसाधनों के बाद भी बाकी राज्यों की तुलना में विकास नहीं कर पाया, तो इसका जिम्मेदार कौन है। इसको लेकर प्रदेश में राज करने वाले दोनों दलों ने अपने अपने दावे किए हैं। भाजपा का दावा है कि उसने प्रदेश के माथे से बीमारू राज्य का कलंक हटाया, तो कांग्रेस विकास के तमाम दावों पर ही सवाल उठा रही है। एक समय था जब मध्य प्रदेश की गणना बीमारू राज्यों के रूप में होती थी। न यहाँ विकास था, न रोजगार था, न सोच थी, न खेती का कोई उसमें सिंचाई का रकबा था। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले पटवाजी की सरकार, बाद में माननीय शिवराज जी की सरकार के बाद लंबे समय तक मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। आज मध्य प्रदेश शांति का टापू तो बरकरार है ही, यहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं। आज डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो इन्वेस्टर है वो आना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से एक अनुकूलता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश का भविष्य हर दृष्टि से सुरक्षित है, आगे है। मध्य प्रदेश की स्थापना को आज 69वां वर्ष चल रहा है। इस दौरान मध्य प्रदेश ने कई दौर देखे, कई तरह से तरक्की की है। लगातार निरंतर जो है यहाँ के लोगों ने अपने पुरुषार्थ से इस मध्य प्रदेश को ताकतवर बनाने की कोशिश की है। हालांकि ये बात अलग है कि आज मध्य प्रदेश की 8.5 लाख करोड़ की आबादी में 5 करोड़ 61 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और वो 5 किलो के सरकारी खाद्यान्न पर निर्भर है। जो विसंगति है, जो खाई है नीचे और सबसे ऊपर के बीच की, उस खाई को भरने की कोशिश हम सबको प्रयास करके करना चाहिए। और इस सरकार को भी जो है इस आर्थिक असमानता को कैसे दूर किया जाए, इस पर काम करने की जरूरत है। सरकार को इस बात का वादा करना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए कि वो शिक्षा और चिकित्सा को इस प्रदेश के नागरिकों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश के 69 साल के इतिहास में 2003 से अब तक की भाजपा सरकार है। इससे पहले 9 महीने की संवित सरकार और 2.5 साल की जनता पार्टी और इसके बाद 1990 में 2.5 साल की भाजपा सरकार के कार्यकाल को छोड़ दे तो अधिकांश समय कांग्रेस का ही राज रहा है। लेकिन भाजपा 2003 के पहले की कांग्रेस सरकार और उसके बाद की अपनी सरकार के काम गिनाती आ रही है। भाजपा का दावा है कि इन्हीं 20 सालों में एमपी आगे बढ़ा। मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड, प्रति व्यक्ति आय 12,000 रूपए से बढ़कर 1,40,000 हो गई। खाद्यान्न उत्पादन 159 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया। औद्योगिक विकास दर 0.61% से बढ़कर 24% हो गई। सकल घरेलू उत्पाद 71,594 करोड़ से बढ़कर 13,22,821 करोड़ रुपए हो गया। पूंजीगत व्यय 2,935 करोड़ रुपए से बढ़कर 56,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सड़कों की लंबाई मात्र 60,000 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 5 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई। ऊर्जा उत्पादन 5,173 मेगावाट से बढ़कर 29,000 मेगावाट से अधिक हो गया है। सिंचाई क्षमता 7,68,000 हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। मात्र 7,500 डॉक्टर थे, अब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या 51,000 से अधिक है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 21,234 से दोगुना बढ़कर 42,000 से अधिक हो गई है। 5 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 27 हो गए हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जिनके आधार पर भाजपा अपने राज्य में विकास के दावे कर रही है, तो कांग्रेस पर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने के आरोप भी लगाती आ रही है। भाजपा का दावा ये भी है कि जनता ने सरकार चलाने का जितना समय कांग्रेस को दिया, वो भाजपा को दिया होता तो मध्य प्रदेश आज हर मामले में देश का अग्रणी राज्य होता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश हो या देश, इन दिनों सियासत में हिंदुत्व का मुद्दा सब पर भारी है। बात हिंदुत्व की आती है तो गौरक्षा की चर्चा अपने आप ही शुरू हो जाती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि गाय हमारी सनातन संस्कृति का आधार है। इन दिनों डॉक्टर मोहन यादव सरकार गौरक्षा के संकल्प पर आगे बढ़ रही है। गौ संवर्धन के लिए एक साथ कई प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इन पर सवाल उठा रही है। वो इन्हें इवेंट भी करार दे रही है। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट।
यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जगमं तथेनु शिरसा वंदे भूत भव्यस्य मातरम। जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। गाय, गंगा और सूर्य को सनातन संस्कृति में ईश्वर के साक्षात स्वरूप माना गया है। गौवंश का न केवल आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि वो हमारी कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी आधार रही है। गौपालन के इसी महत्व को समझाते हुए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार गौ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ी है। इसी कोशिश के तहत प्रदेश में पहली बार गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयोजन के उद्देश्य को बताते हुए कई अहम ऐलान भी किए। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार गौपालकों को क्रेडिट कार्ड देगी, 10 से ज्यादा गाय पालने पर अनुदान मिलेगा, नगर निगम क्षेत्रों में 5 से 10 हजार गौवंश पालन का खर्च सरकार उठाएगी। किसान भाइयों की, ग्रामीण भाइयों की, वनवासियों की, आदिवासियों के जीवन में आजीविका के लिए, आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। और भविष्य में जिस प्रकार से हम बाकी फसलों के आधार पर बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध उत्पादन पर भी बोनस दे करके हमारे सभी भाई बहनों की आय बढ़ाने का काम हमने करने का निर्णय किया है। सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेके 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है। 10 से ज्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। गौ रक्षा के लिए डॉक्टर मोहन यादव सरकार पहले से ही काम कर रही है। डॉक्टर मोहन का गौ रक्षा संकल्प, गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2024 लागू किया, गौ तस्करी पर 7 साल की सजा का प्रावधान, गौ तस्करी में पकड़े गए वाहन राजसात होंगे, सड़कों में दुर्घटना का शिकार होने वाले गौवंश के लिए एम्बुलेंस सेवा, गौशालाओं को अब प्रति गौवंश 40 रुपए का अनुदान, दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस। सरकार गौवंश संवर्धन के लिए ये प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष की नजर में ये प्रयास नाकाफी है। विपक्ष का कहना है कि जब तक सड़क में बेसहारा गौवंश भटक रहा है, गौरक्षा के नाम पर ऐसे इवेंट से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। केवल इवेंट के लिए गोवर्धन माता की या गाय माता की पूजा की बात करना और इवेंट मैनेजमेंट करके सरकार के पैसे का जाया करना सरकार का सिर्फ दायित्व नहीं होता है। आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा असुरक्षित गाय माता है। आप ऐसा है कोई रोड, एक शहर का कोई हिस्सा या किसी भी छोटे से गांव में चले जाओ, रोड पे गाय माता एक्सीडेंट होते हुए मरती हुई मिलती है। तो मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी गौशालाओं में उनके राशन की व्यवस्था कराते, चारे की व्यवस्था कराते और उसके लिए फंड अलॉट करते तो असली गोवर्धन पूजा होती। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में गौशाला में गायों के लिए फंड 26 गुना बढ़ा है। गौशालाओं में कमलनाथ सरकार के आने से पहले 1.5 रुपए प्रतिदिन मिलता था। कमलनाथ सरकार आने के बाद ये 20 रुपए बढ़ा दिया गया, अब यह 40 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया है। सरकार इस वर्ष को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में भी मना रही है। मध्य प्रदेश में गौशालाओं को मौजूदा वार्षिक अनुदान लगभग 255 करोड़ रुपए है, जो अब 450 करोड़ रुपए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सक्रिय गौशालाओं की संख्या 1900 से अधिक है। गौशालाओं में लगभग 3.25 लाख गायें हैं। इसके अलावा 600 गौशालाएं निर्माणाधीन हैं। इनके पूरा होने पर 1 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को गौशालाओं में रखा जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश की सड़कों पर 6 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की पूरी कोशिश है कि इस निराश्रित गोवंश को आश्रय मिले। अब देखना यह है कि सरकार अपने इस संकल्प को कब तक और कैसे पूरा कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।